हर इंसान का कोई ना कोई सपना होता है। कोई भी इंसान इस धरती पर बिना सपने के नहीं चलता है दोस्तों। कोई भी इंसान जी रहा है या पढ़ रहा है तो उसका सपना बड़ा अफसर बनने का होगा, या फिर कोई भी किसान है तो उसका हमेशा सपना ये बना रहता है कि अब की बार फसल अच्छे से हो और इतनी हो जाए कि मेरा परिवार अच्छे से चले। कोई अगर कुछ भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, तो उसको लगता है भाई मैं बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाऊं, ज़्यादा तनख्वाह हो जाए मेरी। कोई व्यापार कर रहा है तो उसको लगता है कि उसका सपना ये होता है कि उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। यानी कि इस दुनिया में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके दिमाग में कोई उसके लिए सपना ना हो। लेकिन दोस्तों सपना तो बहुत लोग लेते हैं, पर ये सपने पूरे कितने लोगों के हो पाते हैं? 100 में से सिर्फ 10% लोगों के सपने पूरे हो पाते हैं, और वो भी उन लोगों के जो लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं और मेहनत की कश्ती में अपने आप को बिल्कुल डुबो देते हैं और मेहनत इतनी करते हैं कि बस अपना हाल चाल भी भूल जाते हैं। वही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई 100 लोगों में पड़े पड़े सपने देख लो और फिर पूरा करने की सोचते रहो कि मेरा सपना पूरा होगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा। सोचने से वो शेख चिल्ली वाली हांडी है। शेख चिल्ली जैसे कि सोचता है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरे पास बकरी है, एक मटका दूध होगा और दूध को मैं बाज़ार बेचने जाऊंगा, वहाँ से कुछ पैसे मिलेंगे, उन पैसों से और बकरी खरीदूंगा, फिर बहुत सारा दूध होगा, बहुत सारा व्यापार चल जाएगा। और एक मटका दूध उसके चारपाई के पाँव की तरफ रखा हुआ था। तभी दोस्तों वह सोचता है कि मैं एक बड़ी सी बुलेट बाइक लूँगा और इस मटके से जो भी व्यापार बनेगा और फिर उसमें ऐसे किक मारूंगा ज़ोर से, और जैसे ही वह लेटा लेटा किक मारता है तो उसका पाँव उस दूध की हंडिया पर लग जाता है, मटकी पर, और वो दूध फैल जाता है। सारे सपने ख़त्म हो जाते हैं। उसने सोचा था कि दूध की हंडिया है, बकरियों ने दूध दिया है तो उसको बेच करके बहुत सारा व्यापार कर लूँगा, लेकिन एक झटके में उसका फूट जाता है। तो ये होते हैं शेख चिल्ली वाले सपने। ये तो बिल्कुल ही पूरे नहीं होते। सही इंसान जो सपने देखते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, उनके भी सपने पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये थी सपने की माया। अब चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक अंजू नाम की लड़की जो कि बिहार के नालंदा ज़िले के अंदर रहा करती है, अभी 6ठी क्लास में पढ़ रही है, और उसके स्कूल में उसके टीचर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। एक बार की बात है, अध्यापक ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया, जो कि फ़िलहाल नष्ट हो चुकी है। बताया कि उसमें बहुत ही अच्छे काबिल टीचर हुआ करते थे, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया करते थे, उनका बहुत मान सम्मान हुआ करता था। हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की कमी नहीं थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। तो इन चीज़ों को सुनने के बाद जो अंजू होती है, मन ही मन डिसाइड कर लेती है कि अब उसको भी टीचर बनना है। लेकिन अभी तो अंजू 6ठी क्लास में पढ़ती थी, लेकिन मन बना लेती है और उसका सपना बन जाता है। पर यहाँ पर एक परेशानी ये भी थी दोस्तों, मंजू के जो घर वाले होते हैं वो अपने घर में बेटियों को सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़ाया करते थे, उसके बाद उनकी शादी कर दिया करते थे। अब तो यहाँ पर जैसे मंजू 8वीं क्लास पास करने के बाद 9वीं क्लास में पहुँचती है तो उसके घर वाले एडमिशन करवाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में बेटियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, बस इतना ही पढ़ाया जाता है, और बस अब तुम अपना घर का काम धंधा संभालो, 1-2 साल में हम तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर घर वाले सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे। मंजू के मन में पढ़ने की ललक थी, सोचती थी कि मैं पढ़ लिख करके टीचर बनूंगी, ये मेरी जीवन का सपना है। तो वह दोस्तों अब ट्यूशन लगा लेती है छोटे बच्चों का, पहले दूसरे के जो बच्चे होते हैं, और उनसे कुछ खर्चा पानी निकलता है और मजदूरी करती है, और मजदूरी से भी कुछ ना कुछ उसको खर्चा पानी मिल जाता है, और इस तरह से वो अपनी फीस का इंतज़ाम कर लेती है। और अब वह पढ़ाई लिखाई कर रही होती है माँ बाप के मना करने पर भी, क्योंकि माँ बाप अब 9वीं के बाद सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। और अब दोस्तों यहाँ पर वह 12वीं में पहुँच जाती है। जब उसकी 12वीं हो जाती है तो घर वालों से रिश्तेदार आकर कहने लगते हैं भाई तुम्हारी लड़की जवान हो गई है, अब इसकी तुम शादी कर दो। लेकिन जैसे ही दोस्तों घर वाले इस लड़की से शादी की कहते हैं तो यह झल्ला जाती है और कहती है कि नहीं, मुझे पढ़ना है, मैं अभी शादी नहीं करवाऊंगी। अब पिता तो इसके खिलाफ था, लेकिन जो माँ थी वो इसको सपोर्ट कर रही थी। अब तो दोस्तों माँ का सहारा बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। माँ कहती है तुम पढ़ो, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। अब तो यह ग्रेजुएशन की क्लास यानी कि ग्रेजुएट होने के लिए BA की क्लास में एडमिशन ले लेती है।
उसके साथ ही इसको गाना गाने का चस्का भी था, यानी कि गाने गा लिया करती थी, भजन कीर्तन वगैरह। तो एक मंडली होती है जागरण मंडली, उसमें शामिल हो जाती है। तो रात को जैसे कहीं भजन मंडली जाया करती कीर्तन करने के लिए, तो उनके साथ चली जाया करती और वहाँ पर भजन वगैरह गाया करती। तो खूब पैसे खर्चा पानी इसके पास आ जाया करता। बाकी बच्चों को पढ़ाकर, ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर, उनसे भी इनके पास काफ़ी खर्चा आ जाया करता। और अब ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेती हैं और अब यह प्राइमरी टीचर भी बन जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो गरीबी से गुजरता है वो हर चीज़ की कीमत को पहचानता है। अच्छी तरह से पढ़ी होगी, अच्छी तरह से एग्ज़ाम दिया होगा, अच्छे नंबर लाई और उसके बाद बन गई प्राइमरी टीचर। अब तो दोस्तों इसके लायक का कोई लड़का नहीं था इसकी बरादरी में जो इससे शादी कर सके। अब घर वाले भी ये सोचने लगते हैं कि यार हमारी लड़की टीचर है और अगर किसी अनपढ़ लड़के से या कम पढ़े लिखे लड़के से इसकी शादी करेंगे तो ये भी इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो अब माँ बाप समझने लगते हैं उसकी परेशानी। तो माँ बाप अब यही सोचते हैं कि चलो अभी इसको नौकरी करने दो, कोई ना कोई लड़का मिलेगा तो इसकी शादी करवा देंगे या फिर ये अपने आप ढूंढ लेगी। ऐसा उन्होंने ये सोच लिया था। वह सोचते हैं कि भाई अपने बराबर की ढूंढ लेगी, कोई मिला बराबर का ढूंढ लेगी। तो उसका दूसरे गांव के अंदर एक स्कूल था, उसमें उसकी ड्यूटी आती है। वहाँ जा कर के वह वहीं पर एक कमरा लेती है, क्योंकि रोज़ रोज़ वह कोई लड़का तो थी नहीं जो रोज़ रोज़ इतनी दूर अपने गांव तक आ सकती हो। और गांव के अंदर जो सवारियों की परेशानी होती है, वाहन नहीं मिलते हैं, कई बार ट्रांसपोर्ट की परेशानी प्रॉब्लम हो जाती है। तो वह सोचती है कि मम्मी पापा मैं वहीं पर एक कमरा किराए पर ले लेती हूँ और वहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई पढ़ा दिया कर दूँगी स्कूल के अंदर। तो वहीं पर कमरा ले लेती है स्कूल के साइड में ही। अब दोस्तों वहाँ पर पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम होता है संदीप। वह हंस कर बातें करता और इन दोनों की हंस कर बातें होने लगती हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। संदीप जो कि किसी नेता का बेटा था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, घर में गाड़ी बंगला, शान शौकत, इज्जत सब कुछ था। अब तो संदीप से इस लड़की को प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे से शादी करने की प्लानिंग करने लगते हैं। अंजू अपने घर वालों को बताती है तो घर वाले कहते हैं कि बेटी कोई दिक्कत नहीं है हमें, तू शादी कर ले, लेकिन पैसे तो हमारे पास अभी है नहीं, क्योंकि तेरी अभी अभी नौकरी लगी है। अभी तो जो भी पैसे तुमने भेजे हैं वो हमने घर के खर्च में और जो कर्ज था हमारे ऊपर उसमें उतार दिया, चुकता कर दिया। तो उसके बाद संदीप और जो अंजू होते हैं वो ऐसे ही सिंपल सी शादी मंदिर में कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद अंजू उसी गांव में जहाँ पर स्कूल था अपने पति के घर जाती है। वहाँ की शान शौकत देख करके उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं कि इतना बड़ा घर, इतने महंगे महंगे झूमर, और वो भी गांव के अंदर इतनी शान शौकत। गांव में तो ज़्यादातर गरीब ही लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं लेकिन वो अमीरियत दिखाते नहीं हैं, अमीरियत। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अंजू होती है बड़ा उसका मन लगता है। पहले सिस्टम सही था, कोई परेशानी नहीं थी। अब जैसे ही वो अपने घर में काम धंधा करती और वहीं से निकल कर के स्कूल चली जाया करती। थोड़ी दूर पर उसी गांव में स्कूल था, लेकिन अब उसके सास ससुर को दिक्कत होने लगती है, क्योंकि अंजू की जो जेठानी थी वह भी कहीं नौकरी करने नहीं जाती थी, घर में रहती थी। अंजू के सास ससुर कहने लगते हैं कि अंजू हम तुम्हें इस तरह से नहीं घूमने देंगे, क्या नौकरी है वो, कितने पैसे मिल जाते होंगे, 20, 30, 50 हज़ार रुपये, उसको छोड़ दो और घर में रहो, घर का काम संभालो। लेकिन दोस्तों अंजू ने जब ये बात सुनी ना, उसकी तो बस कहते ना तन बदन में आग सी लग गई, क्योंकि उसने जितनी मेहनत की थी ना इस नौकरी को पाने के लिए। घर वालों ने मना किया लेकिन पढ़ाई लिखाई खुद ने करी, मजदूरी करी पहले, फिर ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, फिर मंडली में, जागरण की मंडली में रात रात भर जाग कर भजन गा करके जो पैसे इकट्ठे होते उनसे फीस भरती। अब एकदम एक झटके में कैसे नौकरी को छोड़ सकती है, बड़ी मेहनत से नौकरी मिली है और अपने पाँव पर खड़ी है। लेकिन दोस्तों अंजू मना कर देती है, नहीं बाबा मैं नौकरी को नहीं छोड़ सकती, बहुत मेहनत से मैंने ये नौकरी को प्राप्त किया है। अब तो उसके सास ससुर उसके विरोध में आ जाते हैं कि तुझे छोड़नी होगी। लेकिन जैसे तैसे अब लड़ाई झगड़ा इनके घर में चलने लगता है और अब अंजू को एक और सच पता चलता है। वो सच होता है उसका जो पति होता है संदीप, वह नशेड़ी निकलता है, शराब वगैरह पीता है, इधर उधर घूमता है, माँ बाप के पैसों पर ऐश करता है। यहाँ से बहुत ज़्यादा उसको दुख होता है कि देखो मैंने अपना वर चुना तो सही, लेकिन यह तो खराब निकला। अब अंजू अपने स्कूल में लगातार जा रही थी, उसका मन नहीं लग रहा था, घर में रोज़ कलेश होता, उसका पति भी उसे पीटने लगता है। सास ससुर अब उसकी हिमायत नहीं ले रहे थे, क्योंकि वह कहते हैं हमारी बात को तो मानती नहीं, अब क्या करें हम। तो उसका पति उसे पीटता है कि तू स्कूल की नौकरी छोड़ दे। सास ससुर भी कहते हैं, लेकिन वह छोड़ने का नाम नहीं ले रही, स्कूल जाती है जैसे तैसे। अब एक दिन की बात होती है, स्कूल के अंदर उसका एक स्कूल फ्रेंड
एक लड़का जिसका नाम होता है सतीश, जो कि उसके साथ पढ़ा करता था, बड़ा इन दोनों की नोक-झोंक हुआ करती थी क्लास के अंदर। अब दोस्तों वह वहाँ पर उसी स्कूल में पोस्टिंग हो जाता है, उसकी भी टीचर में ही जॉब लगी थी। तो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, तो दोनों एक दूसरे की तरफ हंसते हैं और अंजू भी खुश होती है, अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा है, और सतीश कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रही है नक्चड़ी। और उसके बाद दोनों आपस में मिलते हैं, मतलब जैसे स्कूल के फ्रेंड होते हैं इस तरह से। तो दोनों मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। सतीश कहता है कि मैं टीचर तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन अब इसमें नंबर आ गया मेरा, तो अब इसी नौकरी को करूँगा, आराम की नौकरी है। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं। सतीश कहता है अंजू तेरा क्या चल रहा है, शादी करी या ना करी। अंजू कहती है शादी तो मैंने करी, लेकिन शादी गलत जगह पर हो गई, गलती हो गई। अब सतीश पूछता क्या हो गया। अब इतना पूछने के बाद अंजू जो होती है रोने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। सतीश आंसू पहुंचता है, पूछता क्या बात हो गई पगली, मुझे तो बता। अंजू कहती है कि मैंने जिससे शादी की एक तो वो नशेड़ी निकला, दूसरी बात ये नौकरी मैंने कैसे कैसे प्राप्त की है मुझे ही पता है। मैंने मजदूरी सरीकी की, घर वालों ने पढ़ाने से मना किया फिर भी पढ़ी ज़बरदस्ती, ट्यूशन पढ़ाए बच्चों को और भजन कीर्तन जागरण में गाया, तब जाकर फीस भरी और बहुत ही रात दिन मेहनत की मैंने, जैसे तैसे दुनियादारी से लड़ करके इस नौकरी को पाया। लेकिन मेरे ससुराल वाले कहते हैं हमारे घर में बहुओं से कमवाया नहीं जाता है, बहुओं से नौकरी नहीं करवाई जाती है, इस नौकरी को छोड़ दो। अब तुम ही बताओ सतीश मैं इस नौकरी को कैसे छोड़ दूं। अब सतीश उसकी तरफ देख रहा था और सतीश भी इमोशनल हो जाता है कि यार ये लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी, बेचारी ने मेहनत भी की, अंत में इसके साथ ये हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। अब तो सतीश उसके आंसू पहुंचता है। इसी तरह से दोनों मिलते बैठते, लंच में खाना खाते, आपस में बातचीत करते। एक दिन की बात होती है, अंजू के सास ससुर ने अंजू से कहा कि तू रुकेगी नहीं जाने से स्कूल में, क्या सलाह है तेरी, हमसे कुछ गलत ही काम करवाएगी क्या, फिर हम कोई गलत कदम उठा देंगे तो फिर तो रोती हुई घूमेगी। दोस्तों उसके बाद अंजू का फ़ोन छीन लिया जाता है, उसको स्विच ऑफ कर दिया जाता है और उसको घर के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब तो अंजू परेशान हैरान, ना किसी को फ़ोन कर सकती और अपने माँ बाप को भी फ़ोन करे तो बेचारे गरीब थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, वो करते भी तो करते क्या, घर में पड़ी रहती है, खाना भी नहीं खाती है और 7 दिन हो जाते हैं। उधर सतीश जो था इसका दोस्त, उसको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अंजू का फ़ोन भी स्विच ऑफ है और स्कूल ड्यूटी पर भी नहीं आ रही है। अब वह दोस्तों सीधा पहुंच जाता है अंजू के घर और आवाज़ लगाता है अंजू को, लेकिन वहाँ पर उसको धमका कर भगा दिया जाता है। अब सतीश कहता है कि नहीं ये कोई मामूली बात नहीं है, वो टीचर है, उसको यहाँ पर कैसे कैद करके रखा हुआ है, क्योंकि ससुर ने बता दिया कि उसको हमने यहाँ पर रोके हुए हैं, आप नहीं जाने देंगे स्कूल। तो सतीश देख कर के कंडीशन की अंजू परेशानी में है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती उसको घर के अंदर बंद करके रखा है, तो सीधा सतीश गांव के सरपंच के पास पहुंचता है और उसको लेकर के पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस को लेकर के सीधा आ धमकता है अंजू के घर के सामने। और दोस्तों पुलिस वाले जब अंदर जाकर देखते हैं, अंधेरी कोठरी में अंजू पड़ी हुई थी, ना उसने खाना खाया था और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसको तुरंत वहाँ से निकाला जाता है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। इधर इसके ससुरालियों पर केस दर्ज कर लिया जाता है टॉर्चर करने का, क्योंकि ये ठीक नहीं होती, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो उसके बाद अंजू हॉस्पिटल में है और सतीश उसका इलाज करवा रहा है। अंजू ठीक हो जाती है 1-2 दिन के अंदर ही, उसको खाना वगैरह अच्छे से खिलाया जाता है। तो अब दोस्तों जो अंजू होती है वो अपने मायके चली जाती है। इधर जो उसके ससुरालिये होते हैं उनके ऊपर केस दर्ज हो गया था, तो वह थाने तहसील के चक्कर काट रहे होते हैं। उनको लगता है कि अरे तो बहुत परेशानी हो गई, कब तक घूमेंगे इस तरह से। तो अंजू के घर पर चले जाते हैं उसके सास ससुर और उसका पति, और वहाँ जा कर के अंजू से माफ़ी मांगते हैं। अब उन अंजू को भी पता था कि इनको मतलब है मुझसे, वरना ये कौन सी माफ़ी मांगते हैं किसी से। तो अंजू उनको माफ़ कर देती है। उसके बाद उनका केस वापस हो जाता है और अब अंजू सही हो गई थी। अब अंजू अपनी ड्यूटी पर वापस लौटती है और स्कूल के बगल में जिस कमरे को लेकर के किराए पर वह पहले रहा करती, उसी कमरे में फिर से रहने लगती है। लेकिन दोस्तों अंजू को डर था कि उसके ससुराल वाले उसको बख्शेंगे नहीं, कुछ ना कुछ तो कांड कवाड़ा करके रहेंगे। अब तो यहाँ पर अंजू सतर्क थी, सावधान थी, और जो सतीश था उसका स्कूल का फ्रेंड उसके कमरे पर आ जाया करता था, उसकी मदद कर दिया करता था, और इन दोनों के बीच में अब थोड़ा सा मतलब तार जुड़ने लगे थे प्यार के। अब तो यहाँ पर वही बात होती है जो अंजू ने सोचा
एक दिन की बात है, जो सतीश होता है जिसने सारा काम तामझाम किया था, वह जा रहा था, तभी उसके आसपास आकर के जो सास ससुर होते हैं अंजू के और उसका पति होता है, सतीश के ऊपर पिटाई लगा देते हैं और बहुत बुरी तरह से पीट देते हैं। सतीश की पिटाई हो जाती है। उसके बाद दोस्तों तुरंत ही यहाँ पर पुलिस के को खबर दी जाती है सतीश के द्वारा, और फिर से इन ससुरालियों के ऊपर केस दर्ज किया जाता है, क्योंकि रास्ते में चलते हुए टीचर के ऊपर हमला जो किया था। और अब इन दोनों ने इन परिवार वालों के ऊपर केस दर्ज कर दिया और अब उनकी तारीखें चल रही हैं। अब वे दोबारा माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहे हैं, आ भी नहीं सकते हैं। और यहाँ पर कुछ दिन गुजरते हैं तो सतीश और अंजू दोनों एक दूसरे की तरफ, दोनों का आकर्षण बढ़ता है और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद उस गांव से यह लोग ट्रांसफ़र ले लेते हैं अपनी कंडीशन बता करके कि हमारे साथ इस तरह से हमला हो गया है और ये परेशानी है, तो इनका ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र एक दूसरे दूर के गांव में होता है और फिर वहाँ पर दोनों पति पत्नी एक साथ पढ़ाने के लिए आते हैं, एक घर में रहते हैं। बड़ा खुशहाल अंजू को दूसरा परिवार मिलता है और कुछ दिनों के बाद बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और मज़े से ये लोग ज़िंदगी काट रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सी गलती हुई? यहाँ पर सिर्फ एक गलती हुई, दूल्हा सेलेक्ट करने की। यानी कि जो अंजू ने लड़का पसंद किया था ना, बस वहाँ पर गलती हो गई। उसको पहले ही जांच परख कर लेना चाहिए था कि इसके परिवार वाले कैसे स्वभाव के हैं, यह लड़का कैसा है, मैं ड्यूटी करूँगी तो क्या ये कोई रुकावट तो नहीं डालेंगे। लेकिन उसने ये चीज़ें नहीं देखी, सिर्फ उस लड़के संदीप से प्यार कर बैठी और उसके साथ शादी कर ली। तो यही गलती थी, यहीं पर यह अंधी हो गई थी बस। बाकी तो इसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया, बचपन से ही पढ़ी, मजदूरी वगैरह और जागरण में गा करके अपनी फीस भर करके इसने टीचर की जॉब प्राप्त की। तो ये तो बहुत ही सराहनीय काम था। और एक बात ये भी कहना चाहूँगा, देखो इसने गलती की, कई बार ऐसा होता है लोग गलती नहीं करते हैं लेकिन बाद में वक्त बदलता है और ऐसी आफतों का सामना करना पड़ जाता है, तो इसको गलती भी क्या कहें, एक रॉन्ग सिलेक्शन कह सकते हैं कि भाई उस समय थोड़ा देखा नहीं और यहाँ पर ये सिस्टम हो गया। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और कई बार जीवन में एक बार में निशाना सही जगह नहीं लगता है ना, ये वही वाली बात हो गई है। तो दोबारा की बारी में निशाना सही जगह लग गया और जीवन बच गया और घर बस गया। आप जो भी कुछ लिखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं बरियम खां मेहर सिंधी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपकी स्टोरी सुनकर मेरे को बहुत ही अच्छा लगी। और हुकुम साहब, मेरा नाम बरू खां मेहर, वार्ड पंच, राजस्व गांव सूर्योदय नगर, ग्राम पंचायत बापू नगर, जिला जोधपुर, राज्य राजस्थान। बरू खां जी बहुत दिनों में आए हो और लगातार बने रहा करें। रामपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, अशोक कुमार जो कि सऊदी से कमेंट करते हैं, पंकज कुमार, सुरेश भाई राम राम भाई साहब, और जैनुद्दीन अंसारी हमारे भाई कमेंट करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद समाधान पाटिल भाई साहब, उस लड़की की शादी नहीं करना चाहिए थी और गरीब लड़का मारा गया था। समाधान पाटिल जलगांव जी, बिल्कुल समाधान जी आप सही कह रहे हैं। धीरज बर्नवाल कमेंट करते हैं, कहते हैं घोर कलयुग आ गया है और चारों तरफ एक ही काम, हवस और अवैध संबंधों का फैला हुआ। जी बिल्कुल जी। और संतोष ओझा, बहुत सुंदर भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोसाई कहते हैं गलत हुआ। और उसके बाद ठाकुर योगेंद्र सिंह राजपूत कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं, मुनमुन श्रीवास्तव जी हैं, कहते हैं गलत हुआ। राम जी बिहार 28 से हैं मुनमुन जी। उसके बाद रविंद्र भटौरिया कमेंट करते हैं, अच्छा किया मार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और रविंद्र भटौरिया, हमारे यहाँ न्याय नहीं मिलता, कोर्ट और पुलिस फेल हो जाती हैं। और सुरेश राउत कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और सूरज डियो हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, जो कि फिजी से रहने वाले हैं और खूब ही सपोर्ट करते हैं, खूब ही अपना प्यार हमें देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और जिस भाई का नाम रह गया है उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।